नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 11। हम लोग इससे पहले पार्ट 10 तक कर चुके हैं। जो मित्र हमारे वो पार्ट 10 तक नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 11 शुरू करते हैं। मैं ये बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि आप जानते हैं EVS में साइंस और सोशल साइंस दोनों के ही प्रश्न आते हैं, तो यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस। तो इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे ये विश्व की बात है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? रियो डी जेनेरो, कोपेनहेगन, वाशिंगटन या स्टॉकहोम में? तो इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरो में। तो सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया मतलब ब्राज़ील में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में एजेंडा 21, ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। तो एजेंडा 21 क्या है? तो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था ये। नेक्स्ट है कि मीना-माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो मीना-माटा किसके द्वारा होता है ये पता करना है हम लोगों को। वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, दूसरा है समुद्र में बिखरे तेल का, तीसरा है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, और चौथा है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा तीसरा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो मीना-माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा विशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है तथा इस दूषित जल के पीने से मनुष्य मीना-माटा रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि पारा से संबंधित जो बीमारी होगा आपको वो होगा मीना-माटा रोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। वन्य जीवों मतलब जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्था है? यूनिसेफ, IUCN, IPAC, WHO। तो इसका सही आंसर होगा IUCN। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में इंग्लैंड में की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार, कहिए कि 3R। तो वो क्या क्या है? पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। चौथा है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा थर्ड में क्या है कि आइए समझते हैं 3R का मतलब क्या होता है। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की। 3R, 3 R। अब 3R में एक R से मतलब आप समझिए रिड्यूस मतलब आप कम प्रयोग करिए, कम उपयोग करिए। दूसरा है रीयूज मतलब आप पुनः प्रयोग करिए, उसको पुनः प्रयोग करिए। और एक है तीसरा R का मतलब हुआ रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करिए उसको। तो 3R का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के नीतिगत बयान में इसकी घोषणा की थी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6ठा कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है ऊर्जा का। इसका मतलब है कि प्रदूषण नहीं फैलाने वाला स्रोत। प्रदूषकीय मतलब प्रदूषण फैलाने वाला, प्रदूषकीय मतलब प्रदूषण फैलाने वाला, और अप्रदूषकीय मतलब नहीं फैलाने वाला। तो अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। तो आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण नहीं फैलाने वाला स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। तो आइए देखते हैं कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य की किरणों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होती है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह 1 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की, ज्वालामुखी की, सुनामी की या चक्रवात की? तो ध्यान रखेंगे रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आइए थोड़ा देख लें। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र, ध्यान रखेंगे सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित रहते हैं तथा बढ़ता हुआ अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शाता है। तो सिस्मोग्राफ से हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र रहता है, उसमें कौन सा पैमाना रहता है? तो रिएक्टर पैमाना रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। 9th है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक कपड़ा, कागज, धातु या प्लास्टिक। तो इसका सिंपल है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक जो है वो है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर 4th, प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण मतलब सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़े रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, अतः प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन होगा? तो प्लास्टिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर मिश्रित गैस सबसे अधिक हानिकारक कौन है? H2S, S, SF6, SO2। तो इसका सही आंसर होगा कि अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर मिश्रित गैस है वो है H2S। H2S को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। सही बात है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। तो क्या अवशोषण करके घटाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या चौथा है नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे क्या अवशोषण कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहला, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। तो सही आंसर पहला होगा, पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, वो प्रदूषण को घटाते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किस में मापा जाता है? डेसिबल में, बोफोर्ट पैमाने में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप जो है अभी हम लोग पढ़े थे कि रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। तो सही आंसर होगा 4। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में लगा रिएक्टर पैमाने भूकंप की तीव्रता मापता है। नेक्स्ट है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है क्या? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 3rd, वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। वायु में एक निश्चित अनुपात में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। जब गैसों का अनुपात असंतुलित हो जाता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से परावर्तित वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे विश्व उष्मायन कहा जाता है। तो इसमें जो है क्या कि वायुमंडल में जो असंतुलित वायु का मिश्रण आता है वो आ तो जाता है अंदर,
वायुमंडल में, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो जिससे विश्व गर्म हो रहा है, हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कम होगा तभी विश्व का तापमान या तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो हम लोगों को प्रयास करना होगा कि कम से कम वायु प्रदूषण हम लोग फैलाएं, ताकि विश्व ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में न आए। नेक्स्ट है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है कितना, 1/2, 3/4, 1/4 या 2/3। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल है और 1 हिस्से में पानी है, नहीं हाँ सॉरी 3 हिस्से में जल है और 1 हिस्से पे आपका स्थल है। तो ये कौन हिस्सा होगा, तो देखिए महासागर पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय क्षेत्र है। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही मेल नहीं है। बिहार में याहार कहते हैं जल संग्रहण को, राजस्थान में खादीन, कर्नाटक में कांदी और तमिलनाडु में एरिस। तो ये तीनों जो है आपका वहाँ के क्षेत्रीय भाषा के अनुसार सही है। तो गलत कौन है, सॉरी ये वाला गलत, ये वाला है। कर्नाटक में कांदी नहीं बोलते हैं। कांदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले म्युनिसिपल क्षेत्र है। तो म्युनिसिपल क्षेत्र है, तो ये कर्नाटक का जो है वो सही सुमेलित नहीं है जल संग्रहण। तो कर्नाटक में कुछ दूसरा चीज़ बोला जाता है, तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, कि क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जल संग्रहण के अनुसार जल संग्रहण का कर्नाटक में कांदी नहीं बोलते हैं। कांदी क्या है, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक म्युनिसिपल क्षेत्र है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, वो है समुद्र, रेगिस्तान, वन या कृषि भूमि। तो पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग तालाब देखे थे पिछले क्लास में, तो यहाँ पर तालाब नहीं है, तो उसका मिलता जुलता क्या है, समुद्र, और ये सबसे बड़ा है, और इसलिए सही आंसर होगा आपका समुद्र। समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है, और वो है आपका समुद्र। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण श्री, पर्यावरण मित्र, तरु मित्र या वृक्षा मित्र। तो इसका सही आंसर होगा 4th वृक्षा मित्र। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षा मित्र, ध्यान देंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षा मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार याद रखेंगे वो है वृक्षा मित्र। मित्रों, यदि ये कलेक्शन आपको अच्छा लगता हो, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है संरक्षण या विनाश।
संरक्षण या विनाश के लेखक हैं? वंदना शिवा, सरला बहन, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। तो इसका संरक्षण या विनाश जो है वो किसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सरला बहन। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 19। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा वो राजस्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य हैं। राजस्थान पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य जो होगा क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है 20। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या मूर्तियां हैं वो खराब हो रहे हैं, संक्षारित मतलब क्षरण हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? संक्षारित होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, ड्राई डिपोजिशन, एरोसॉल या इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर जो है वो खराब हो रहा है तो उसको कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसका सही आंसर होगा गंगा स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2009 में तत्कालिक मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। तो स्पर्श गंगा अभियान गंगा की स्वच्छता के ऊपर काम करता है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तना से, जड़ से, फूल से या फल से? लौंग व केसर। तो ध्यान रखिएगा, लौंग जो है वो फूल है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो फूल से प्राप्त होता है। तो लौंग और केसर पौधे के फूल कहिए कि कली से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, राज्य प्रतीक नहीं है। कहाँ का? उत्तराखंड का। तो बुरांश, मोनाल, बाघ या कस्तूरी मृग। तो ध्यान रखिएगा, यह बाघ जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, राज्य प्रतीक नहीं है। तो आंसर जो होगा वो तीसरा होगा। तो बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक निम्न है। राजकीय वृक्ष जो है वो मोनाल है, राजकीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग है और राजकीय वृक्ष जो है वो बुरांश है। तो
राज्य के प्रतीक नहीं है तो वो कौन है? बाघ। किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। फ्लोरा तथा फना क्या सूचित करता है? मछलियों एवं पेड़ पौधों को, दूसरा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, तीसरा जंतुओं एवं मछलियों को, और चौथा पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा और फना पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। किसी स्थान का फ्लोरा एवं फना वहाँ की पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्वाशरकोर नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। क्वाशरकोर प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या आयोडीन की कमी से होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। तो क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। 26 परम तापक्रम पैमाने कौन सा है? परम तापक्रम पैमाने कौन सा है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या इनमें से सभी? परम तापक्रम पैमाना तो ध्यान रखेंगे वह है केल्विन। केल्विन अथवा परम ताप पैमाना, केल्विन को ही परम ताप पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में प्रचलित किया था। इसमें हिमांक 273 केल्विन तथा क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इसके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं या केल्विन पैमाना भी कहते हैं। नोट, केल्विन पैमाने के ताप लिखने में डिग्री लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 4500 के गलत है, आप इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं द्वारा या वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा वह सभी पौधों द्वारा होता है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और न तो वायरसों में होता है। तो इसका डिटेल देखें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। इसलिए सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। 28 है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? विश्व ऊष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा और चौथा है रसोई गैस। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, वाहनों से निकली गैसें। विश्व ऊष्मायन का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी से परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ग्रीन हाउस गैस का स्रोत निम्न है, वाहन है, फ्रिज है तथा लकड़ी के जलाने से आदि। तो मेन जो है इसमें एक कारक जो है उसका होगा, इसमें से आपका वाहनों से निकली गैसें ही सही होगा, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है? रिंगाल इमारती लकड़ी, जेट्रोफा बायोडीजल, बांज चारा और चीड़ लीसा। तो सुमेलित कौन नहीं है?
तो 1 नंबर सुंगेली सुमेलित नहीं है, क्योंकि रिंगाल बांस के जैसे झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी नहीं है। तो यहाँ रिंगाल को जो है जहाँ दिखाया गया है इमारती लकड़ी, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। जेट्रोफा से डीजल बनाया जाता है, इसलिए जेट्रोफा के लिए बायोडीजल वगैरह सही है। तो रिंगाल इमारती लकड़ी नहीं है, जबकि यह बांस के जैसी झाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जंतुओं से अलग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, श्वसन तथा प्रजनन, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। तो पौधों को जंतुओं से अलग करता है वो है क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन्स को दबा लीजिएगा। बेल आइकन्स दबाने से होगा क्या कि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त होगी। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। धन्यवाद कि आपने पूरे आधे घंटे तक मेरे वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आभार।